उत्थान के सभी ऑनलाइन स्टूडेंटों को उत्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और मेवाड़ के इतिहास के बारे में जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर महाराणा रतन सिंह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज कंप्लीट महाराणा रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर। उससे पहले जो महारावल रतन सिंह थे, उनसे पहले के जितने भी राजा थे उनके बारे में कल की क्लास में कंप्लीट अध्ययन हो गया था। आज महाराणा जो रतन सिंह है इनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो महाराणा रतन सिंह है ये कब से कब तक राजा रहते हैं। सबसे पहले ये जो लास्ट की क्लास है उसके अंदर ये मैंने लिखवाया था आपको, रतन सिंह 1301 से लेकर 1303 तक राजा रहते हैं। इनके पिता का नाम था समर सिंह। रतन सिंह जो रावल शाखा है, रावल शाखा के सबसे अंतिम राजा थे रतन सिंह। इसके बाद में मेवाड़ के जो राजा बने वो अपने नाम के पहले टाइटल लगाने लगे महाराणा। और ये जो रतन सिंह है ये रावल लगाने वाले सबसे अंत में राजा थे। इसके बाद के जितने भी राजा बने मेवाड़ के सब अपने नाम के आगे महाराणा शब्द लगाने लगे। इस रतन सिंह जब ये मेवाड़ का राजा था उस समय दिल्ली का बादशाह था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और उस अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया। इस चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था। इसके मुख्य 4 कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है मेवाड़ पर 1303 ईस्वी के अंदर। यहां पर एक तो अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। एक ये जो चित्तौड़गढ़ का जो किला था इसका सामरिक दृष्टि से व व्यापारिक दृष्टि से महत्व था। इस वजह से यहां पर ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इसके अलावा जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह बनता है उसके बाद में इस रतन सिंह के पिता का नाम था समर सिंह। समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से एक बार टैक्स ले लेते हैं। जब दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी तो इस रतन सिंह का पिता यहाँ पर इस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर घुसने के लिए यहाँ पर टोल टैक्स ले लेता है इस अलाउद्दीन खिलजी से। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम का सवाल हो गया था, प्रतिष्ठा का सवाल था। इस वजह से यहां पर क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। एक यहां पर इस मेवाड़ के अंदर इस रतन सिंह की रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी, रतन सिंह की रानी थी। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे उससे शादी करना। इस वजह से क्या करते हैं, यहां पर इन 4 कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और जब यहां पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस रतन सिंह से कहा कि तुम्हारी रानी को एक बार हमें मिला दो, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूं। रतन सिंह यहां पर इससे मिलने जाते हैं। किले के चारों ओर के गेट बंद थे। अलाउद्दीन खिलजी बाहर बैठा रहता है किले के। जब भी किले के दरवाजे नहीं खुलते हैं तब तक लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होता है। लेकिन 28 जनवरी 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस किले को चारों ओर से घेर लेता है, यहां पर आकर बैठ जाता है। इंतजार करता है कि कब इस किले के दरवाजे खुले और कब मैं अंदर जाकर रतन सिंह से युद्ध करूं। और जब किले के दरवाजे नहीं खुलते हैं, क्योंकि किले के अंदर यदि खाने पीने की पूरी सामग्री उपलब्ध है तो किले के दरवाजे राजा क्यों खोलेगा। तो यहां पर क्या होता है, इस रतन सिंह ने किले के दरवाजे नहीं खोले, गेट नहीं खोले। इसके बाद में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये क्या करता है, इस रतन सिंह को बोलता है कि रतन सिंह जी, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूं, समझौता करने के लिए तैयार हूं, एक बार आप किले से बाहर तो आइए। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जब बोलते हैं कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं तो राजा रतन सिंह क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ किले से बाहर आते हैं और बाहर आकर इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ में समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि यहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बोलकर बुलाता है कि मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाहर आने के बाद में रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी और बोलता है कि मैं तो कोई संधि नहीं करूंगा, मैंने तो तुझे इसीलिए बाहर बुलाया था, गिरफ्तार करने के लिए बाहर बुलाया था। कालांतर में
गिरफ्तार होने के बाद में डिमांड रखी कि रानी पद्मिनी जब बाहर आएगी किले के तभी इस रतन सिंह को छोड़ूंगा। रानी पद्मिनी के एक चाचा और एक भतीजे गोरा और बादल रानी पद्मिनी को पालकी में बिठाकर बाहर लेकर आते हैं किले की। अलाउद्दीन खिलजी मिलना चाहते थे। रानी पद्मिनी ने अपनी डिमांड रखी कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से मिल तो लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अंत में मेरे पति से, मेरे राजा से मिलना चाहती हूँ, रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान भी थी। रानी पद्मिनी जब रतन सिंह से मिलने के लिए बाहर जाती है, पास में जाती है, उसी समय रतन सिंह के पास में 3-4 योद्धा खड़े थे। रानी पद्मिनी तलवार से उन योद्धाओं को मार देती है और वहां से उस रतन सिंह को लेकर वहां से फरार हो जाती है, वापस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्रवेश कर जाती है। गोरा बादल है वो यहां पर उस अलाउद्दीन की सेना से लड़ाई करते हैं और वो भी वापस आ जाते हैं। एक वहां पर शहीद हो जाता है। कालांतर में वापस किले के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बाहर घेरा लगाकर बैठा रहता है। अंत में पोजीशन ऐसी आती है कि इनको किले से बाहर आना पड़ता है। युद्ध होता है दोनों के बीच में। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। और ये जो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ, इस साके में ये साका 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो है केसरिया और एक है जोहर। यहां पर राजा तो क्या करते हैं, केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर, तलवार हाथ में लेकर युद्ध करते हैं, जिसको बोलते हैं केसरिया। लेकिन युद्ध करने से पहले जब राजा को यह लगे कि युद्ध जीत नहीं पाएंगे, सामने की सेना है जो शक्तिशाली सेना है, सामने वाले शत्रु के पास में 50,000 सैनिक है और उस राजा के पास में यदि 5-10 हजार सैनिक है, तो राजा सोचता है कि युद्ध तो वैसे भी जीत नहीं पाएंगे। तो वहां पर उस राजा की रानी क्या करती है, युद्ध भूमि में राजा के जाने से पहले अग्निकुंड जलाती है और अग्निकुंड जलाकर खुद की जीवन लीला उस अग्निकुंड में प्रवेश करके समाप्त कर लेती है। क्यों समाप्त करती है? क्योंकि वहां पर रानी सोचती है कि यदि राजा युद्ध भूमि के अंदर जाएगा और युद्ध भूमि में जाने के बाद में यदि वो वहां पर लड़ते हुए शहीद हो जाएगा, तो शत्रु की सेना यहाँ के किले पर अधिकार कर लेगी और किले पर अधिकार करने के बाद में उस रानी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। इस वजह से रानी क्या करती है, अपनी इज्जत आबरू बचाने के चक्कर में वहां पर जोहर कर लेती है। युद्ध से पहले यहां पर रानियां जोहर किया करती थी और वहां पर जब रानियां जोहर कर लेती थी, उसके बाद में राजा और उसके सैनिक, उसके सेनापति केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर तलवार हाथ में लेकर शत्रु की सेना के ऊपर टूट के पड़ती है। जितना नुकसान पहुंचा सके शत्रु की सेना को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं केसरिया। जोहर करती है रानियां। तो यहां पर जोहर किया था रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ में। अन्य महिलाओं के साथ में जोहर किया। और यहां पर केसरिया करते हैं राजा रतन सिंह। इसके 2 सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। ये दोनों मिलकर यहां पर अपने राजा के साथ में केसरिया करते हैं। तो यहां पर देखो 28 जनवरी 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन किले के जब तक दरवाजे नहीं खुलते हैं तब तक सामने वाले से राजा के साथ में युद्ध नहीं हो पाता है। ये घेरा लगाकर बैठा रहता है। लगभग 7-8 महीने तक ये चित्तौड़गढ़ किले के चारों ओर घेरा लगाकर बैठा रहता है। बीच में रतन सिंह से संधि करने का प्रयास करता है, बाहर बुलाकर उसको गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन रानी पद्मिनी वापस बाहर आकर उसको वापस अंदर ले जाती है। कालांतर में अंत के अंदर इनको युद्ध करना पड़ता है और युद्ध करने के लिए गेट खोलने पड़ते हैं। और गेट खोलने से पहले यहां पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है। और ये जो साका है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो केसरिया और एक जोहर। जोहर
हमेशा युद्ध में जाने से पहले यदि राजा को लगे कि युद्ध हार जाएंगे, उसकी सेना कम रहती है, तो उसकी रानी क्या कर लेती है, खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेती है अग्निकुंड जलाकर। ये राजस्थान का पहला अग्नि जोहर था। यहां पर रानी क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है अग्नि में प्रवेश करके। 1600 अन्य रानियां भी थी, अन्य जो महिलाएं भी थी इनके साथ में, उनके साथ में मिलकर क्या कर लेती है, यहां पर जोहर कर लेती है। केसरिया करते हैं रतन सिंह, इनके साथ में गोरा और बादल भी थे, ये यहां पर केसरिया कर लेते हैं। कालांतर में इस 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़गढ़ पर युद्ध जीतकर शॉर्ट में लिख लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता है चित्तौड़गढ़ पर 26 अगस्त 1303 को। और इसने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में इस चित्तौड़गढ़ का जो राज्य है वो अपने बेटे को सौंप दिया। इस अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था जिसका नाम था खिजर खान। चित्तौड़गढ़ का पूरा शासन प्रशासन अपने बेटे को ये सौंप देता है और ये अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली चला जाता है। और ये कहा जाता है कि इसने, इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था अपने बेटे के नाम पर। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, खिजर खां को सौंप दिया। वह चित्तौड़ का नाम बदलकर, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था। नाम बदलकर खिजराबाद रखा, खिजराबाद रखा। और ये जो खिजराबाद नाम है, इस नाम का प्रमाण मिलता है वहां पर एक दरगाह बनी हुई है थाइप पीर की। उस थाइप पीर की दरगाह के अंदर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। बाकी कहीं पर भी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद नहीं मिलता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही कोई छोटी सी एक दरगाह बनी हुई है, धाइब पीर के नाम से दरगाह है, उस दरगाह के अंदर इस चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। यह नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दाहिबी पीर दरगाह में मिलता है, दरगाह में मिलता है। यहां पर इसका नाम मिलता है खिजराबाद। इस अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के और भी कई किलों पर विजय प्राप्त की थी और उनके भी इसने नाम चेंज कर दिए थे। नाम चेंज करने का ये शौकीन था एक प्रकार से। इस अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त करके जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने खिजराबाद रख दिया। तो इस प्रकार से इसने भी चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया अपने बेटे के नाम पर, और पूरा शासन प्रशासन अपने बेटे को इसने सौंप दिया। कालांतर में ये जो इसका बेटा है खिजर खान, ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रहता है और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर इसने शीतल शर्मा, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर इसने अपने पिता की याद में एक मकबरा बनवाया। इसने चित्तौड़गढ़ के अंदर मकबरा बनवाया और उस मकबरा के अंदर खुद के बारे में भी लिखवाता है। लेकिन इस खिजर खान ने सोचा कि मुझे कौन जानता है, लेकिन अपने बाप को, पिता को तो सब जानते हैं। तो ये क्या करता है, उस मकबरे के अंदर अपने पिता की बढ़ाइयां लिखवाता है, बढ़ा चढ़ाकर वहां पर खूब सारे अपने पिता के बारे में लिखवा देता है। उस मकबरे के अंदर लिखवाता है कि मेरे पिता ईश्वर की छाया थे। उस मकबरे के अंदर लिखवाता है कि मेरे पिता संसार के रक्षक थे। इस प्रकार से उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखवाता है। और ये कहा जाता है कि ये अपने पिता के बारे में उसमें लिखवाता है कि मेरे पिता दूसरे सिकंदर थे। खिजर खान ने
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे का भी निर्माण करवाया और इस मकबरे के अंदर अपने पिता को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, संसार का रक्षक, दूसरा सिकंदर कहा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर का रक्षक, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, दूसरा सिकंदर किस मकबरे में, कहां के मकबरे में कहा गया? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक मकबरा बना हुआ है, उसके अंदर यह कहा गया। और मकबरा बनवाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था खिजर खान, उस अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। क्योंकि इस खिजर खान को तो कोई जानता नहीं था। खिजर खान सोचता है कि खुद की बढ़ाइयां करके यहां पर क्या करेंगे, कोई अपन को जानता तो है नहीं वैसे भी, लेकिन अपने बाप को सब जानते हैं, इसलिए ये क्या करता है, अपने पिता के बारे में यहां पर बढ़ाइयां फुकवाता है। और इसी खिजर खान ने चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस चित्तौड़गढ़ के अंदर किले के पास में एक पुल का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी और बेडज नदी के संगम पर स्थित है। यहां पर देखो इस प्रकार से यह किला बना हुआ है। एक तरफ से नदी आती है, गंभीरी नदी, और एक तरफ से इधर से नदी आती है बेडस नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर है, यहां पर है गंभीरी नदी। इधर चित्तौड़गढ़ का गांव बसा हुआ है। गांव वाले किले के अंदर कैसे आए? तो ये क्या करता है, इस किले के यहां पर इस नदी के ऊपर इसने पुल का निर्माण करवाया, गंभीरी नदी पर। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। गांव वाले किले के अंदर आसानी से आ जाए, इस वजह से ये क्या करता है, इस गंभीरी नदी के ऊपर यहां पर पुल का निर्माण करवाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि खिजर खान ने कौन सी नदी के ऊपर पुल बनवाया? गंभीरी नदी के ऊपर पुल बनवाया। यहां पर बेडज और गंभीरी नदी के बीच में, यहां पर इनके संगम के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। पठार है मेसा का पठार, इस पठार के ऊपर यह किला बना हुआ है। तो ये थे खिजर खान, लेकिन ये कुछ दिनों तक यहां पर रहते हैं। कुछ दिनों बाद में खिजर खान सोचते हैं कि अपने घर वाले तो दिल्ली में बैठे, यहां बैठकर क्या करें, इनका मन भी नहीं लगता है, आवड़ता नहीं है इनको खिजर खान को। तो खिजर खान क्या करते हैं, 5-7 साल तो चित्तौड़गढ़ के अंदर बिता देते हैं, लेकिन उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर ये भी वापस दिल्ली चले जाते हैं। और जिस व्यक्ति को ये चित्तौड़गढ़ किला सौंप कर जाते हैं उस व्यक्ति का नाम है मालदेव सोनगरा, जिसको मूछाला मालदेव के नाम से भी जानते हैं। मेरी तरह लंबी लंबी मूछें रखता था, इस वजह से उसको मूछाला मालदेव कहा जाता है। तो ये खिजर खान क्या करता है, जब वापस जाता है दिल्ली के अंदर, उस समय चित्तौड़गढ़ का किला मालदेव सोनगरा को सौंप कर वापस चला जाता है। खिजर खान चित्तौड़ किला मालदेव सोनगरा को सौंपकर इसी मालदेव सोनगरा का दूसरा नाम है मूछाला मालदेव, मूछाला मालदेव वापस दिल्ली चला जाता है। वापस दिल्ली चला जाता है। तो यहां पर ये चित्तौड़ पर आक्रमण होता है
और ये महत्वपूर्ण ये घटनाएं होती है चित्तौड़ पर जब आक्रमण होता है उस समय। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अधिकार करता है। रतन सिंह को हरा देता है। यहां पर रतन सिंह युद्ध हार जाते हैं, युद्ध हारे, अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतकर नाम बदल देते हैं खिजराबाद, अपने बेटे को किला सौंप देते हैं। अपने बेटे ने यहां पर इस खिजराबाद के अंदर, इस चित्तौड़गढ़ के अंदर खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया, एक मकबरा बनवाया, मकबरे में बाप की बढ़ाई लगवा देता है। कालांतर में ये जो रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। रानी पद्मिनी कहां की थी, कौन थी? इतिहास के स्रोतों में यह लिखा गया है कि रानी पद्मिनी श्रीलंका सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की बेटी थी, चंपावती की पुत्री। लेकिन राजस्थान के गीतों के अंदर रानी पद्मिनी के बारे में अलग ही कुछ कहा गया है। राजस्थान के गीतों के अंदर रानी पद्मिनी के लिए, राजस्थान के जो लोकगीत है उनके अंदर रानी पद्मिनी के बारे में कहा जाता है कि पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जन्म लियो जैसलमेर, परनाई गढ़ चित्तौड़। इस गीत के अंदर तो रानी पद्मिनी के बारे में यह कहा जाता है कि पुंगलगढ़, जो वर्तमान में पुंगल बीकानेर में है, लेकिन प्राचीन समय में पुंगल जैसलमेर के अंदर था, जैसलमेर रियासत का भाग था, वहां पर रानी पद्मिनी जन्म लेती है और इसका रानी पद्मिनी का विवाह होता है, परनाई जाती है इसको चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो राजस्थान के लोक गीतों के अनुसार रानी पद्मिनी पुंगलगढ़ की थी और राजस्थान के कुछ इतिहास के स्रोतों के अनुसार रानी पद्मिनी श्रीलंका सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन रानी चंपावती की बेटी थी। तो यहां पर इस रानी पद्मिनी के बारे में देखो, कौन थी, कहां से आई थी रानी पद्मिनी? इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन, गंधर्व सेन। माता का नाम था चंपावती। इसके बाद में एक तोता था, हीरामन तोता। हीरामन तोता राजा रतन सिंह को आकर बताता है, राजा रतन सिंह की शादी नहीं हुई थी और राजाओं की शादी भी हो जाती थी तो 4-5 रानियां होती थी राजाओं की, विवाह के लिए कन्या ढूंढ रहे थे। हीरामन तोता श्रीलंका से आता है। हीरामन तोता मानव की तरह आवाज निकालने वाला तोता होता है। श्रीलंका से आकर रतन सिंह को बोलता है कि आपको जो भी रानी चाहिए, जितनी सुंदर रानी चाहिए, उतनी सुंदर रानी श्रीलंका के अंदर है और इतनी सुंदर है, इतनी बेहद सुंदर है कि जब वो पानी पीती है तो कंठ से पानी दिखता है। रतन सिंह यहां से जाते हैं मेवाड़ से और श्रीलंका में जाकर साधु का वेश धारण कर लेते हैं रानी पद्मिनी से मिलने के लिए। कुछ दिनों तक वहां पर घूमते हैं। उसके बाद में यह कहा जाता है कि ये जो रानी पद्मिनी के पिता थे, जिनका नाम था गंधर्व सेन, उन्होंने एक दिन रतन सिंह को देख लिया और रतन सिंह को देखकर वहां पर रतन सिंह को पास में बुलाते हैं कि बेटा इधर आना, तुम यहां पर जो वेश धारण करके बैठे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम साधु हो, कोई साधु महात्मा ऐसे नहीं होते, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम कहीं के राजकुमार हो। रतन सिंह ने कहा कि आपने सही पहचाना, मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं। गंधर्व सेन ने पूछा कि यहां पर कैसे, क्या कारण हो गया, तुम्हें यहां पर साधु का वेश धारण करना पड़ गया? रतन सिंह ने कहा कि मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं, उससे विवाह करना चाहता हूं। गंधर्व सेन भी वहां पर सोचते हैं कि मेवाड़ शक्तिशाली रियासत है, पावरफुल है, और गंधर्व सेन क्या करते हैं, अपनी बेटी का विवाह इस रतन सिंह के साथ में कर देते हैं। अरे मेवाड़ जैसी शक्तिशाली रियासत के राजा को, राजकुमार को मना कौन कर दे? वैसे भी श्रीलंका भारत के मैप के साथ में फोकट में आ जाता है, श्रीलंका का मैप। तो यहां पर क्या करते हैं, रतन सिंह वहां पर उनसे विवाह करके राजस्थान आ जाते हैं। लेकिन राजस्थान में आने के बाद में ये जो रानी पद्मिनी है,
इसकी सुंदरता के बारे में रतन सिंह का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था राघव चेतन। वो क्या करता है, रतन सिंह और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। राघव चेतन यहां से जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बोल देता है कि राजा की इतनी सुंदर रानी है। इसी कारण यह कहा जाता है कि फिर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। तो ये थे रानी पद्मिनी, पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती। हीरामन तोते ने इनके बारे में कहा था यहां पर आकर। अब यहां पर जो रानी पद्मिनी है, ये जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा है, इसकी पूरी जानकारी कौन कौन सी किताबों में मिलती है, कौन से ग्रंथों में मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत, और ये पुस्तक लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, इसने ये पुस्तक लिखी थी 1540 ईस्वी के अंदर। इस पुस्तक में चित्तौड़ के प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। यहां पर राजा रतन सिंह के समाप्त होने के बाद में अगला कोई उत्तराधिकार बचा नहीं। लगभग 1303 से लेकर 1326 ईस्वी तक मुगलों का राज चला। खिजर खान ने राज किया और खिजर खान बाद में मालदेव सोनगरा को सौंप कर चला जाता है, लेकिन वो भी उन्हीं के अधीन शासन करते हैं। कुछ समय बाद में खिलजी राजवंश, खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है दिल्ली के अंदर। तुगलक नया राजवंश आ जाता है, और जब नया राजवंश आता है तो मैंने आपको बताया था पहले कि एक राहत नाम का व्यक्ति जाकर सिसोदा गांव की स्थापना करता है, और उसी राहत का एक वंशज था जिसका नाम था हमीर। वो हमीर क्या करता है, अपनी सेना इकट्ठी करके लाता है, और उस मालदेव सोनगरा के जो वंशज थे, उसका बेटा था जैसा सोनगरा, उसी का बेटा था बनवीर सोनगरा, उनको हराकर दोबारा अपने राजवंश की स्थापना करता है मेवाड़ के अंदर। तो अगले राजा हैं यहां पर जिनका नाम है हमीर। एक यहां पर एक पुस्तक का नाम और है गोरा बादल की चौपाई। गोरा बादल की चौपाई, इसको लिखने वाला था हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी। इसके बाद में देखो अगले राजा बनते हैं, ये थे गोरा और बादल जो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये थे राजा रतन सिंह। यहां पर अगले राजा बनते हैं हमीर। हमीर राजा बनते हैं। हमीर सिसोदा गांव से आकर दोबारा अपना राजपाट स्थापित करते हैं, दोबारा अपना राजवंश शुरू करते हैं। 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं यहां पर। सिसोदा गांव से आकर ये अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। इस कारण इस हमीर के बाद में जितने भी राजा बने वो सबके सब सिसोदिया कहलाए। हमीर सिसोदा गांव से आकर मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा ओब्लिक बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ में उन्हें अपने राजवंश की शुरुआत की। इसने दोबारा अपने राजवंश की नींव रखी। अब देखो इसने जब अपने राजवंश की दोबारा स्थापना की, इस वजह से इस हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है कि इसने अपने राजवंश का एक उद्धार किया है, दोबारा इसने राज स्थापित किया है। इस वजह से इस हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है।
हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसने उद्धार किया था, दोबारा अपने राजवंश की स्थापना की थी। इसके अलावा देखो, ये जो हमीर है ये सिसोदा गांव से आता है। सिसोदा गांव से आता है, इसलिए हमीर के बाद सभी राजा सिसोदिया कहलाए। वह अपने नाम से पहले महाराणा की उपाधि धारण की। ये जो सिसोदा गांव है, इस सिसोदा गांव के संस्थापक, सिसोदा गांव की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे राहब। सिसोदा गांव की स्थापना राहब ने की। अब देखो, इसे हमीर ने दोबारा अपने राजवंश की स्थापना की। और ये जो हमीर है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इस हमीर के बारे में लिखा जाता है कि ये विषम घाटी पंचानन थे, इनको उपाधि दी जाती है। विषम घाटी पंचानन का मतलब है कठिन परिस्थितियों में शेर की तरह लड़ने वाले व्यक्ति थे हमीर। कुंभा अपने ग्रंथ रसिक प्रिया के अंदर बोलता है कि ये वीर राजा थे। तो राजस्थान में किस राजा को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। वीर राजा किसे कहा जाता है? वीर राजा हमीर को कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा। यह एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ है। विषम घाटी पंचानन कहा, विषम घाटी पंचानन कहा। कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा, वीर राजा कहा। तो ये हमीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हमीर के बारे में अब देखो, एक जो राजवंश है गोहिल राजवंश है, इसकी दो ब्रांच कैसे आती है? पहले गोहिल कहलाते हैं, बाद में सिसोदिया कहलाते हैं। तो इसकी घटना मैंने आपको बता दी। यहां पर ये जो सिसोदिया राजवंश है ये गोहिल राजवंश ही है एक प्रकार से। एक गांव से, सिसोदा गांव से आकर दोबारा अपना राज शुरू करते हैं 23 साल बाद में। इस वजह से इस हमीर के बाद के जितने भी राजा बने वो सब के सब सिसोदिया कहलाए, और इस हमीर से पहले के जितने भी राजा थे वो सभी के सभी गोहिल कहलाए। हमीर के बाद के जितने भी राजा बने वो सब अपने नाम से पहले महाराणा टाइटल यूज में लेते हैं, और उससे पहले के जितने भी राजा थे वो सब के सब रावल टाइटल यूज में लेते हैं। तो यहां पर ये जो हमीर है सिसोदा गांव से आकर मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा व बलबीर सोनगरा को हराकर यहां पर मेवाड़ पर पुनः अपना राजवंश शुरू करते हैं। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि इसने दोबारा अपने राजवंश की स्थापना की, दोबारा अपना राज वर्चस्व स्थापित किया, इस वजह से इसको उद्धारक कहा जाता है। हमीर सिसोदा गांव से आता है, इसलिए हमीर के बाद सभी राजा सिसोदिया कहलाए, अपने नाम के आगे महाराणा लगाने लगे। सिसोदा गांव की स्थापना राहब ने की। सिसोदा गांव के यदि संस्थापक पूछे तो उसका नाम है राहब। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन, कठिन परिस्थितियों में शेर की तरह लड़ने वाला व्यक्ति था हमीर। कुंभा अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में हमीर को बोलता है वीर राजा। और इस हमीर के बाद में अगले राजा बनते हैं मेवाड़ के, जिनका नाम है खेता। अगले राजा का नाम है खेता।
खेत सिंह भी बोलते हैं। खेत सिंह 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। और कालांतर में इस खेत सिंह के बाद में मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं महाराणा लाखा। ये मेवाड़ के आज जितने भी राजाओं के बारे में अध्ययन किया, बाकी नेक्स्ट के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। खेत सिंह की कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, इनका याद रखना है, क्रम याद रखना है। हमीर के बाद में राजा बने थे खेत सिंह, खेता। आज देखो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन। रतन सिंह 1301 से 1303 तक राजा रहते हैं। पिता का नाम समर सिंह, रावल शाखा के अंतिम राजा थे ये। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, रतन सिंह से युद्ध करते हैं। कारण ये थे 4 कारण। साम्राज्यवादी नीति, सामरिक व्यापारिक महत्व था चित्तौड़गढ़ का। अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा का सवाल था, नाक का सवाल था देसी भाषा में, क्योंकि इसके पिता ने, रतन सिंह के पिता समर सिंह ने अलाउद्दीन से एक बार टैक्स ले लिया था कि बेटा इधर से आएगा तो टैक्स देकर जाना पड़ेगा, टोल टैक्स तो लगेगा। इस वजह से इनकी ये प्रतिष्ठा का सवाल था। एक रानी पद्मिनी की सुंदरता, ये 4 महत्वपूर्ण कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 28 जनवरी को अटैक करता है, लेकिन 26 अगस्त 1303 के अंदर इनको सफलता मिलती है। यहां पर चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, राजस्थान का दूसरा है, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा है। ये राजस्थान का पहला शाखा 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के अंदर होता है। केसरिया यहां पर रतन सिंह ने किया, गोरा बादल ने साथ दिया, जौहर यहां पर रानी पद्मिनी ने, 1600 अन्य महिलाओं के साथ में। चित्तौड़ पर अधिकार करके अलाउद्दीन नाम रखते हैं चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, जिसकी जानकारी ढाईवी पीर की दरगाह के अंदर मिलती है। खिजर खान ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मकबरा बनवाया, जिसमें अपने पिता की बढ़ाइयां, संसार का रक्षक, दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, इस प्रकार से बढ़ाइयां करवाता है। गंभीरी नदी के ऊपर पुल बनवाता है ये खिजर खान। कालांतर में ये खिजर खान चित्तौड़गढ़ का जो किला है मालदेव सोनगरा को सौंपकर वापस दिल्ली चला जाता है। रानी पद्मिनी, पिता का नाम गजल हुसैन, माता का नाम चंपावती, तोता था हीरामन। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। इसके अंदर इस चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी थी। हमीर जो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था, 1326 के अंदर जाकर हमीर दोबारा अपने राज की स्थापना करता है। इस वजह से इसने दोबारा राज स्थापित किया, इस वजह से हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। सिसोदा गांव से आता है, इस वजह से हमीर के बाद के जितने भी राजा बने वो सब के सब सिसोदिया कहलाई, और ये अपने नाम के आगे महाराणा की टाइटल लगाने लग जाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा इसको कहा जाता है। और अगले राजा बनते हैं खेत सिंह, और खेत सिंह के बाद में अगले राजा बनते हैं राणा लाखा। तो आज की क्लास के लिए, आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।